आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अब भारत को बंद की राजनीति से आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए और क्या बंद करने के बजाय शुरू करने पर विचार नहीं होना चाहिए। आज ये समझने का दिन है कि आंदोलनों को आधुनिक और सकारात्मक कैसे बनाया जा सकता है। आज किसानों के समर्थन में 20 विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद का ऐलान किया था। इसका कितना असर हुआ ये हम आपको तस्वीरों के जरिए आज बताएंगे, लेकिन जरा याद कीजिए कि आखिरी बार आपने सड़कों पर हुआ ऐसा कौन सा आंदोलन या विरोध प्रदर्शन देखा था जो सफलतापूर्वक अपने उद्देश्य हासिल कर पाया हो। पिछले 73 वर्षों के इतिहास में अगर किसी आंदोलन को सफलता मिली भी तो वो बहुत ही तात्कालिक थी और जितनी देर में उस आंदोलन का निर्माण हुआ उससे कम समय में उसकी एक्सपायरी डेट भी आ गई। और ऐसे तमाम उदाहरण देकर आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हुआ। लेकिन सबसे पहले हम आपको भारत बंद पर आज का अपडेट देते हैं। आज किसानों ने अपनी मांगों को लेकर भारत बंद का आह्वान किया था, जिसे देश की 20 राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन दिया था। ये वो 20 राजनीतिक पार्टियां हैं जो पिछले ही साल लोकसभा चुनाव में हार चुकी हैं। इस दौरान देश भर के कई शहरों में आज विरोध प्रदर्शन हुए। इस बंद का असर मिला जुला रहा। जहां जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं वहां इस बंद को सफल दिखाने की पूरी कोशिशें हुई, जबकि बाकी के राज्यों में इस बंद का बहुत ही आंशिक असर दिखाई दिया। यानी आप इसे संपूर्ण भारत बंद तो कहीं से भी नहीं कह सकते। इस बंद को लेकर सफलता की जो उम्मीद ये 20 विपक्षी पार्टियां लगा रही थीं, उन्हें इसमें कोई खास सफलता नहीं मिली। इस बीच दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आज भी किसान नेताओं की एक बैठक हुई है, जिसमें कल सरकार के साथ होने वाली बैठक पर चर्चा की गई और रणनीति बनाई गई। जिन राज्यों में कांग्रेस और उसके समर्थन वाली सरकारें हैं वहां आज जमकर प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन इन राज्यों में इस बंद को आम लोगों का साथ नहीं मिला। सिर्फ कार्यकर्ता जो इन पार्टियों के थे उन्होंने तो नारेबाजी की है, बंद कराने की कोशिश की, लेकिन आम लोगों का समर्थन नहीं मिला। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ता रेल की पटरियों पर बैठ गए, जिसकी वजह से कई ट्रेनें रद्द हो गईं और कई ट्रेन देर से चल रही हैं और इसमें भी नुकसान देश की आम जनता का ही हो रहा है। महाराष्ट्र में भी इस बंद का आंशिक असर दिखा। उत्तर प्रदेश में बंद के दौरान कई विपक्षी पार्टियों ने जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किए, फोटो खिंचवाई, वीडियो बनाए, सोशल मीडिया पर शेयर किए। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। ये आजकल बहुत फैशनेबल है। कर्नाटक में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती लोगों की दुकानें बंद करवाई, जिसका विरोध भी वहां पर हुआ। पटना में आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों ने तोड़फोड़ और हंगामा किया। बिहार के कटिहार में भारत बंद के दौरान एक बीमार महिला दर्द से तड़पती रही, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उसे आगे का रास्ता नहीं दिया। दिल्ली में बंद का ज्यादा असर नहीं दिखा। ज्यादातर बाजार खुले रहे, सड़कें खुली थीं। बंद की वजह से मेट्रो सेवाएं भी प्रभावित नहीं हुई। हालांकि दिल्ली में आज इस पर राजनीति जमकर हुई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाउस अरेस्ट करने का आरोप लगाया और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसके विरोध में धरना भी दिया। उधर दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल का एक दिन पुराना वीडियो भी जारी किया है और इस वीडियो में उनकी गाड़ी सीएम हाउस से बाहर जाती हुई दिख रही है। हालांकि इस समय का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि किसान नेताओं का एक दल अब से कुछ देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है और इस बैठक में किसान नेता राकेश टिकैत शामिल हैं। राकेश टिकैत ने सरकार के साथ बातचीत से जल्द शुभ संकेत आने की बात कही है। ये उन्होंने एक इशारा दिया है, यानी अब किसान संगठन भी बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ दल सरकार के साथ बातचीत करने को तैयार हैं और बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं, लेकिन कुछ किसान नेता अब भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। क्या लगता है कि आखिरकार आप गृह मंत्री बुला रहे हैं किसानों को बैठक के लिए, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो ठीक ही लगती है, शुभ संकेत लगते हैं। क्या कोई अब समाधान निकलेगा जो विवाद इतने लंबे समय निकलना चाहिए। कितने लोग जा रहे हैं अमित शाह से मिलने? कई लोग जाएंगे। कल हरियाणा में भी करीब 1.5 लाख किसानों का नेतृत्व करने वाले कुछ किसान संगठनों ने यह कहा था कि वो नए कृषि कानूनों पर सरकार के साथ हैं और वो चाहते हैं कि ये नए कानून ऐसे ही बने रहें। यानी अब धीरे धीरे ये आंदोलन
कई गुटों में बंटता हुआ दिख रहा है। और आपने ये भी देखा होगा, ये जो आंदोलन है अभी तक, ये बिना नेता का आंदोलन है, ये लीडरलेस आंदोलन है। और किसानों ने अपने मंच से नेताओं को अभी तक दूर रखा है। लेकिन अब हो ये रहा है कि 35 प्रतिनिधि किसानों की तरफ से सरकार से बातचीत कर रहे हैं और अब वो 35 भी एक साथ नहीं रह पा रहे हैं। देश बंद, सड़कें बंद, बाजार बंद, इससे नुकसान किसका होता है? इससे नुकसान सिर्फ हमारा होता है, हमारे ही देश के लोगों का होता है, विदेशी लोगों का नहीं होता। अंग्रेजों के ज़माने में यह रणनीति ठीक थी, असहयोग आंदोलन करना होता था। हम अंग्रेज़ों को परेशान करना चाहते थे, हम चाहते थे अंग्रेज़ यहाँ से भाग जाएं, क्योंकि हम अपने ही देश में गुलाम थे। लेकिन अब आज का ये जो दौर है, ये चिट्ठियों का दौर नहीं है, ये ईमेल का ज़माना है, ये हाय हाय का नहीं, वाईफाई का ज़माना है। इसलिए आज देश भर के संगठनों और राजनीतिक पार्टियों को अब ये सोचना चाहिए कि इस तरह के आंदोलनों को आधुनिक और सकारात्मक कैसे बनाया जा सकता है और ज्यादा असरदार कैसे बनाया जा सकता है। इस तरह के जो भारत बंद बुलाने की पुरानी परंपरा, पुराने जमाने की राजनीति रही है, उससे किसी को कुछ हासिल नहीं होता। अब आप आज शाम रात में जब हम बात कर रहे हैं तो सोचिए कि आज का जो भारत बंद हुआ है उससे किसानों को क्या हासिल हुआ, किसी भी नेता को क्या हासिल हुआ? नुकसान सिर्फ देश के लोगों का ही हुआ। कहते हैं कि शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती। शरीर आत्मा के लिए सिर्फ एक वाहन यानी एक वहीकल की तरह होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी राजनीति को अजर और अमर रखने के लिए राजनीतिक दल भी इस तरह के विरोध प्रदर्शनों का किसी वाहन की तरह इस्तेमाल करते हैं और वो चाहते हैं कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन में वो गाड़ी में बैठ जाएं, इस वाहन में, और उसके बाद वो उस वाहन में बहुत आगे तक चले जाएं। और हमारे देश में पिछले 73 वर्षों से यही हो रहा है। आज भी आपने देखा होगा कि ये आंदोलन है किसानों का और किसान अपने इस आंदोलन से तमाम पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को दूर रखना चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां हैं कि जबरदस्ती किसानों के पीछे पड़ी हैं, जबरदस्ती किसानों को समर्थन देना चाहती हैं, क्योंकि उनका असली मकसद है मोदी को कमजोर करना। अब वो किसानों की इस प्रदर्शन वाली गाड़ी में बिन बुलाए मेहमान की तरह सवार हो गए हैं। भारत जब अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तब पहली बार इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर सत्ता का विरोध शुरू हुआ था। यह आंदोलन बन गया था। विरोध के अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके इजाद करने वालों में सबसे आगे महात्मा गांधी थे और उन्होंने ये काम बहुत शानदार तरीके से किया भी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक भी गोली चलाई नहीं, लेकिन आंदोलनों के दम पर भारत को आजादी दिला दी। 1947 में भारत आजाद हुआ, 1948 में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई और यह अध्याय वहीं समाप्त हो गया। लेकिन आजादी के बाद भी भारत में आंदोलनों का सिलसिला समाप्त नहीं हुआ। ये जो आंदोलनों से भारत का आकर्षण है, यह समाप्त नहीं हुआ। आज भी भारत में आंदोलनों के प्रति बहुत आकर्षण है, खासतौर पर नेताओं को। 73 वर्षों में भारत में 50 से भी ज्यादा ऐतिहासिक और बड़े विरोध प्रदर्शन और आंदोलन हो चुके हैं। इनमें हम छोटे मोटे प्रदर्शनों को नहीं जोड़ रहे हैं, सिर्फ बड़े प्रदर्शन आपको बता रहे हैं। अगर इनको भी इसमें जोड़ लिया जाए तो भारत में हर साल औसतन 2 से 3 बड़े विरोध प्रदर्शन होते हैं। अब आप सोचिए, जो देश आंदोलनों में ऐसे ही अटका रहेगा वो देश आगे कैसे बढ़ेगा? वर्ष 1857 में भारत के सैनिकों ने कंपनी राज के खिलाफ विद्रोह किया था। वो भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी, पहला विद्रोह था जिसमें सैनिकों ने हिंसा का सहारा भी लिया था। लेकिन इसके बाद गांधी जी ने सत्याग्रह को आधार बनाकर अहिंसक आंदोलन किए। इसने आंदोलनों की कला को घर घर तक पहुंचा दिया और आंदोलन एक तरीके से ग्लैमराइज्ड हो गए। आंदोलनों में एक ग्लैमर आ गया और आज भी आंदोलन के प्रति भारत के लोगों का यह आकर्षण कम नहीं हुआ है। और जब यह आकर्षण विकृत हो जाता है तो यह भारत बंद की शक्ल ले लेता है और इसमें कोई भी पार्टी दूध की धूली नहीं है। आज के भारत बंद को 20 से ज्यादा पार्टियों का समर्थन था। वर्ष 2012 में बीजेपी के साथ मिलकर 12 पार्टियों ने इसी तरह से बंद का ऐलान करके उस समय की यूपीए सरकार का विरोध किया था। इसलिए चाहे यूपीए की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब ने यही राजनीति की है। भारत में हड़ताल और बंद की शुरुआत पहली बार कब और कहां हुई, इसकी ठीक ठाक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों में यह दावा किया गया है कि भारत में बंद और हड़ताल की शुरुआत 1862 में हुई थी, जब फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हड़ताल पर चले गए।
इसके सिर्फ 9 वर्षों के बाद हावड़ा स्टेशन के 1200 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और इनकी मांग जानते हैं क्या थी? इनकी मांग थी कि इनके वर्किंग आवर्स को घटाकर 8 घंटे कर दिया जाए। यानी उस समय भी ये लोग ज्यादा काम नहीं करना चाहते थे। मांग ये थी कि हम कम काम करना चाहते हैं, कम घंटे काम करना चाहते हैं। इसके बाद हड़ताल और बंद का यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और आज भी चल रहा है। कहा जाता है कि राजनीतिक कारणों से पहली हड़ताल वर्ष 1908 में मुंबई में हुई थी। 24 जून 1908 को ब्रिटिश सरकार की पुलिस ने बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था और इसके विरोध में बॉम्बे में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। 6 दिनों तक चले इस विरोध प्रदर्शन में 200 से ज्यादा लोगों की तब जान चली गई थी। लेकिन आजादी से पहले जो आंदोलन देशभक्ति और अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का जरिया हुआ करते थे, वो आने वाले 73 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का एक वाहन बनकर रह गए। आप भारत को दुनिया में विरोध प्रदर्शनों की राजधानी भी कह सकते हैं। यह बात आज हम आंकड़ों के आधार पर आपसे कह रहे हैं। हमने वर्ष 1990 से लेकर 2018 तक के कुछ आंकड़े आज निकाले हैं और ये आंकड़े आपको ये बताते हैं कि कैसे 18 वर्षों के दौरान पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हमारे देश में हुए हैं। ये जो नीली रेखा आप इस समय देख रहे हैं, जो मेरे सामने आप देखेंगे, नीली रेखा में आप देख रहे हैं, वो भारत में हुए प्रदर्शनों को दर्शाती है, जबकि लाल रेखा दुनिया भर में हुए प्रदर्शनों के बारे में आपको बताती है। तो अगर आप देखेंगे यहां पर, तो आप देखिए कि जो लाल रेखा है वो बहुत नीचे है, ये दुनिया भर में हुए विरोध प्रदर्शन है। उसके मुकाबले नीले रंग की जो रेखा है, अगर आप देखें यहां, ये तो ये जो है, ये भारत में हुए विरोध प्रदर्शन है। इसका मतलब भारत में पूरी दुनिया के मुकाबले ज्यादा विरोध प्रदर्शन होते हैं। अगर वर्ष 1995 से 2000 के बीच के दौर को छोड़ दें तो विरोध प्रदर्शनों का ग्राफ ज्यादातर समय हमारे देश में ऊपर ही ऊपर जाता है। आप देख सकते हैं, अगर आप देखें तो 2000 के बाद यह लगातार ऊपर जा रहा है। हमें आज रिसर्च के दौरान यह भी पता चला कि ज्यादातर विरोध प्रदर्शनों के दौरान भारत में सरकारों का रवैया खामोश बने रहने का होता है। यानी ज्यादातर समय सरकारें विरोध प्रदर्शनों को पहले नजरअंदाज करती हैं। जो ग्रे रंग की रेखा आप देख रहे हैं, वो इसी नजरअंदाजी को दर्शाती है। प्रदर्शनकारियों से डील करने का दूसरा सबसे कॉमन तरीका है भीड़ को तितर बितर करना। पीले रंग की लाइन इसी को दर्शाती है। इसके बाद नंबर आता है गिरफ्तारियों का। नीले रंग की जो लाइन आप देख रहे हैं, वो गिरफ्तारियों को दर्शाती है। बहुत कम मौकों पर सरकारें प्रदर्शनकारियों से बातचीत करती हैं। कुछ मौकों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में गोली चलने से कुछ लोग मारे भी जाते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा बहुत कम मौकों पर होता है और लाल लाइन इसी बारे में आपको बता रही है। तो यहां पर आप देख लीजिए कि मांगें मानी जो जाती हैं वो बहुत कम है, गिरफ्तारी भी कम है, लाठीचार्ज, भीड़ को तितर बितर करना, अनदेखी करना, फायरिंग करना, ये सारे अलग अलग तरीके हैं विरोध प्रदर्शनों से निपटने के, जो सरकार अलग अलग मौकों पर करती है। इसके अलावा हमारे पास वर्ष 1990 से 2018 के बीच विरोध प्रदर्शनों में हुई हिंसा के भी कुछ आंकड़े हैं और ये आंकड़े बताते हैं कि इनमें से ज्यादातर विरोध प्रदर्शन किसी न किसी मौके पर हिंसक हुए हैं। सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन वर्ष 2001, 2008 और 2017 के दौरान हुए। इसके अलावा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा के मुताबिक उत्तर भारत में ज्यादातर विरोध प्रदर्शन लेबर यूनियंस के सहारे होते हैं, जबकि भारत के बाकी इलाकों में अमूमन हर विरोध प्रदर्शन के पीछे कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी होती है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उत्तर भारत के विरोध प्रदर्शनों को भी राजनीतिक पार्टियां हाईजैक करने लगी हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लेफ्ट पार्टियां, जो इस आंदोलन में सबसे ज्यादा आक्रामक हैं। लेकिन लेफ्ट पार्टियां ये भूल जाती हैं कि उनके गढ़ यानी केरल में किसान कानून में विवाद की वजह बनी ये एपीएमसी यानी अनाज मंडियां, एपीएमसी की व्यवस्था केरल में है ही नहीं। लेकिन वहां सरकार चलाने वाली लेफ्ट पार्टियां अब किसानों के आंदोलन में एंट्री करना चाहती हैं। अपने राज्य में इन्होंने एपीएमसी के सिस्टम को बंद करके रखा है, लेकिन बाकी की जगह चाहते हैं कि वो इस मांग का समर्थन कर रहे हैं और चाहते हैं बाकी जगह मंडियां चलती रहें। स्मृति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद। हम लोग अभी भारत बंद की बात कर रहे थे, तो पहले आप सरकार में हैं, आप ही से हम जानना चाहेंगे कि भारत बंद जो आज हुआ है इसे आप किस हद तक सफल मानती हैं। आपके पास क्या रिपोर्ट है आज दिन भर की, और आपने भी आज पूरी कोशिश की, तो ऐसा लगता था कि ये सरकार वर्सेस 20 पार्टियां, ये एक मैच चल रहा है एक दिन का, तो इसका नतीजा क्या निकला? सुधीर जी, जब 20 राजनीतिक दल हिंदुस्तान की 100 करोड़ की जनता को कहीं ना कहीं एक प्रकार से चुनौती दे, तो क्या आपको लगता है हिंदुस्तान की जनता इस चुनौती को स्वीकार करके विपक्ष के मंसूबों को ध्वस्त नहीं करेगी? भारत बंद का ऐलान कोई स्वाभिमानी हिंदुस्तानी नहीं देता। इस बंद का ऐलान उस विपक्षी दलों ने किया है जो चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में और विशेषतः भारत के किसान का कोई उत्थान ना हो। भारत बंद का ऐलान आज विपक्षी दलों द्वारा जो दिया गया, उसका मुंहतोड़ जवाब देश की जनता ने ही दिया। इसलिए आज आपके माध्यम से आपके शो के जितने दर्शक हैं, जिन लोगों ने अपनी दिनचर्या में कोई भी व्यवधान नहीं लाए, जिन लोगों ने भारत के अर्थतंत्र में और सामाजिक स्तर पे आज अपना योगदान दिया और भारत को बंद नहीं होने दिया, नवनिर्माण में भारत के उनके योगदान के लिए मैं आपके माध्यम से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। जी स्मृति जी, आज दिन भर एक मैसेज चल रहा है देश में, और उसमें यह लिखा है कि नोटबंदी को बैंक नहीं समझ सके, जीएसटी को व्यापारी नहीं समझ सके, सीएए को नागरिक नहीं समझ सके, और कृषि बिल को किसान नहीं समझ पाए। तो ये समझ का संकट है या विरोध की राजनीति का नतीजा है? ये विपक्ष की राजनीतिक समझ की कहीं ना कहीं अभाव का नतीजा है। मुझे लगता है सुधीर जी, अगर मैं आपको प्रमाण दे सकूं तो आपसे अनुमति मांगूंगी वो प्रमाण देने के लिए। विपक्ष ने डंके की चोट पर यह कहा सितंबर के माह में, जब सरकार ने इस बिल को प्रस्तुत किया कि एमएसपी का ऑपरेशन समाप्त हो जाएगा। सरकार ने संसद में, सदन में और सदन से बाहर बार बार ये जनता को आश्वासन दिया कि एमएसपी का ऑपरेशन समाप्त नहीं होगा, किसान की एमएसपी की ऑपरेशन में खरीद सरकार करती रहेगी। विपक्ष के इस मंसूबे को परास्त होते हमने देखा जब धान की खरीदारी हुई सितंबर माह के बाद, तो 5 दिसंबर तक के आंकड़े हमको ये बताते हैं कि 33 लाख किसानों ने धान की खरीदारी की एमएसपी ऑपरेशन में भारत सरकार के सहयोग से 60,000 करोड़ से ज़्यादा अपने बैंक के खाते में पाया। 336 लाख मीट्रिक टन धान भारत सरकार ने प्रोक्योर किया, और इसमें दिलचस्प बात यह है कि 60% जो लाभार्थी हैं 33 लाख किसानों में से, वो पंजाब के किसान हैं। ये दर्शाता है सुधीर जी 2 बातें। एक, भारत सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया था कि एमएसपी का ऑपरेशन चलता रहेगा, ये उसका प्रमाण है। दूसरा, विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सरकारी मंडियां ध्वस्त हो जाएंगी। उन्हीं मंडियों में भारत सरकार ने इन ऑपरेशंस को एमएसपी के चलाया और बड़े सुचारू ढंग से चलाया। आज वो मंडी और वो 33 लाख किसान जिसका मैंने अभी अभी आपका उल्लेख किया है, वो अपने आप में इस बात का प्रमाण दे रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार कृषि उत्थान के प्रति समर्पित भाव से काम कर रहा है। जी स्मृति जी, प्रधानमंत्री मोदी को तो किसानों का हितैषी समझा जाता है, गरीबों का हितैषी समझा जाता है। इनफैक्ट पूरे देश में उनकी जो छवि है वो ऐसी है। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे किसान यहाँ आ गए? आपको ऐसा लगता है कि कोई कम्युनिकेशन गैप हुआ है? आप तो सरकार की सबसे इफ़ेक्टिव प्रवक्ताओं में से हैं, सबसे अच्छी वक्ताओं में से हैं। कहीं आपको ऐसा लगता है कि सरकार ने अगर कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले किसानों से और बेहतर संवाद किया होता तो ये कन्फ्यूजन दूर हो सकता था? सुधीर जी, सरकार के संवाद का ही नतीजा है कि 33 लाख किसानों का उल्लेख आज मैं 60,000 करोड़ के आंकड़े के साथ आपके सामने कर पा रही हूँ। सितंबर से और दिसंबर 5 तक ये 33 लाख किसान ही इस बात का प्रतीक है कि सरकार ने संवाद साझा था। इन किसानों ने सरकार की बात पर विश्वास कर एमएसपी ऑपरेशन में न सिर्फ भाग लिया, बल्कि यही किसान उसका लाभ पा चुके हैं अपने बैंक के खाते में। क्या ये 33 लाख प्रमाण देश के किसानों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, आपको स्वीकार नहीं है?
ये 33 लाख किसान क्या चिल्ला चिल्ला कर आपको ये नहीं कह रहे हैं कि भारत सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को, अपने वचनों को पूरा किया और एमएसपी के ऑपरेशन को जारी रखा? अगर कहीं कम्युनिकेशन की ब्रेकडाउन होती तो क्या ये 33 लाख किसान 60,000 करोड़ और वो भी 336 लाख मेट्रिक टन धान क्या एमएसपी ऑपरेशन में अपना उपलब्ध कराते? मैं आपको क्वांटम इसलिए बता रही हूं ताकि आप समझ सके कि कितने बड़े स्तर पे ऑपरेशन हुआ। जी, तो आप ये कह रही हैं कि किसान भी, सारे किसान ये नहीं चाहते कि कृषि जो कानून है ना वापस ले लिया जाए। बहुत सारे किसान इनके पक्ष में आज सुधीर जी, आज आपके चैनल पर कितने ऐसे चित्र देश के नागरिकों को देखने को मिले जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथ में लाठी लिए निर्दोष हमारे नागरिकों को पीट रहे थे ताकि जबरन उनसे उनकी मंडी अथवा उनकी दुकान बंद कराई जाए? क्या ये प्रमाण नहीं है जी, कि विपक्ष किस हद तक जाएगा ताकि अपनी राजनीतिक रोटियां वो सेक सके? आज आपके चैनल पर यह दृश्य देश भर ने देखे कैसे समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हाथ में झंडा लिए अपने ट्रेनें रोक रहे हैं, भंग कर रहे हैं कानून व्यवस्था। क्या ये संकेत या ये प्रमाण काफी नहीं है आपको बतलाने के लिए कि ये गतिरोध पैदा करने का दुस्साहस कौन कर रहा है? जी, जो ट्रेन रोकी वो किसकी ट्रेन है? देश के नागरिकों की संपत्ति है। जो एम्बुलेंस रोकी उसमें कौन सवार था? एक साधारण नागरिक देश का, जिसको अस्पताल पहुंचने की दरकार थी, जिसको रोका विपक्ष ने, जिस पे डंडे बरसा रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस शासित प्रदेश में। वो कौन है? साधारण नागरिक हैं जी, जो अपना सामान लेकर बेचने गए थे मंडी में, वो मंडी जो चल रही थी कांग्रेस शासित प्रदेश में। तो स्मृति जी, अब आज का बंद तो समाप्त हो गया, लोगों ने देख लिया कितना असरदार था, कितना असरदार नहीं था। अब सरकार इसके बाद क्या करने जा रही है? आपको क्या लगता है ये आज आंदोलन? का बंद फेल हो गया सुधीर जी। मैं जानती हूं आपके ऊपर कई केसेस करवाए हैं कांग्रेस वालों ने, लेकिन इतना मत झिझकिए सच बोलने में। आज का बंद का ऐलान विपक्ष का फेल हुआ। स्मृति जी, आजकल कौन सी चीज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के दायरे में आती है और कौन सी हेट स्पीच के दायरे में आ जाती है, ये पता ही नहीं चलता। नहीं, मैं जिस सुधीर चौधरी को टेलीविजन पे देखती थी वो इतने सहमे हुए नहीं थे। जी, स्मृति जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अब ये जो ज़माना है ये वाईफाई का ज़माना है। अब इसमें हाय हाय वाली जो राजनीति हो रही है, हम हमेशा, हमारे देश की राजनीति विरोध पर आधारित है, विरोध आंदोलन पर आधारित है और आंदोलन हर चीज़ को रोकना चाहते हैं। आपने हवाई जहाज खरीदा रफाल, उसे मत खरीदिए। आप पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, उसे मत बनाइए। आप कोई नया कानून लाना चाहते हैं, उसे मत लाइए। हर चीज़ में, हर प्रोजेक्ट में अब मुझे लगता है कि अगला जो विवाद होगा वो जब आप कोई नई वैक्सीन लेकर आएंगे कोरोना की, उसको लेकर भी शायद नई राजनीति हो जाएगी। तो क्या हम इस राजनीति से आगे नहीं बढ़ सकते? देखिए सुधीर जी, जो एक ज़माने में हाई फाई हुआ करते थे, आज वो हाई हाई कर रहे हैं। और उनके हाय हाय करने का कारण मात्र ये है कि उन्हीं के नेताओं ने बढ़ चढ़ कर बोला था कि दिल्ली की तिजोरी से 1 रुपया निकलता है तो गांव तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा हो जाता है। मतलब पहली बार एक राजनीतिक दल का नेता सरेआम ये घोषित करता है कि 90 पैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता ही खा जाते हैं, कांग्रेस का प्रशासनिक ढांचा ही खा जाता है। अब निश्चित रूप से जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने जनधन खाते के माध्यम से 40 करोड़ नागरिकों का पहली बार जीवन में खाता बनाया, तो जेब में पैसा गरीब के गया, कांग्रेस और उनके साहूकारों अथवा उनके मित्रों की जेब में नहीं गया। इसलिए उनकी व्याकुलता तो निश्चित रूप से आपको भी अपेक्षा करनी चाहिए थी उसकी। अगर कांग्रेस पार्टी को इतनी चिंता होती देश की, तो क्या उनके निवर्तमान अध्यक्ष गायब होते संसद से? आपने उनका नाम अभी ले जहां ही से लिया वो है। स्वयं सांसद हैं, वहां पर तो एपीएमसी का कानून लागू नहीं करवाते। वो तो छोड़िए, उनकी अध्यक्षता में अपनी मैनिफेस्टो में छाप देते हैं कि एपीएमसी की पूरी व्यवस्था को वो ध्वस्त कर देंगे। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के जोर जोर से डींगे हाँकते हैं कि एपीएमसी में से फल और सब्जी को डिलिस्ट कर देंगे। ये उनका रुख था।
भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए ने कहा कि हम एपीएमसी के कानून को हाथ नहीं लगा रहे, हम बस अंतरराज्यीय हमारे जो किसान हैं वो अपना व्यवसाय कर सके, अपनी मर्जी से अपने दाम को फिक्स करके अपना सामान बेच सके, यह आज़ादी दी किसान को। तो बेखौफ किसान अगर आज़ाद देश में अपनी प्रगति के लिए आगे बढ़ेगा तो इसमें तो कांग्रेस का नुकसान ही है, क्योंकि कांग्रेस की तो राजनीति ही गरीबी पे चली है। जी, आपने राहुल गांधी का नाम जब उनका जिक्र किया ही है, आपने तो नाम नहीं लिया लेकिन मैं नाम ले लेता हूं। राहुल गांधी ने अपना सामान, मैंने लिया, मुझे नहीं डर लगता। राहुल गांधी ने अपना सामान अमेठी में बेचने की कोशिश की आपके सामने जब आपका मुकाबला था। अमेठी के लोगों ने उनका माल नहीं खरीदा, उन्होंने जाके वायनाड में बेच दिया। वो यही काम कर रहे हैं, लेकिन किसानों को ये काम नहीं करने दे रहे कि वो एक मंडी से अपना सामान, अपना माल दूसरी मंडी में बेच सकें, जबकि ये लोग एक मंडी में फेल होने के बाद अपना माल दूसरी मंडी में बेचने जा रहे हैं। अब केरल जा रहे हैं अपना माल बेचने। सुधीर जी, आप देश के प्रतिभाशाली मेहनत कश किसान की तुलना राहुल गांधी से करके उन किसानों का अपमान मत कीजिए। और बात अगर अमेठी की निकली है तो आज से 6 साल पहले वहाँ पे जिला अधिकारी और कोर्ट के माध्यम से एक ऑर्डर आया था। सम्राट साइकिल की ज़मीन जो अमेठी के किसानों की थी उसको हड़प कर बैठे हैं स्वयं राहुल गांधी, श्रीमती वाड्रा और श्रीमती सोनिया गांधी। ऑर्डर होने के बावजूद गांधी खानदान किसानों की ज़मीन नहीं लौटा रहा, जब्त करके गैर कानूनी रूप से वो बैठे हुए हैं। ये घड़ियाली आंसू रोएंगे आप देश के सामने। पहले मेरा आग्रह उनसे कि अमेठी में हड़पी ज़मीन तो वापस कर दे। जीजा जी की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। जी, तो स्मृति जी, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब ये जो पूरा आंदोलन है, ये तो राजनीतिक पार्टियों का तो जो एजेंडा है वो लोगों ने देख लिया। किसानों को का जो आंदोलन है अब ये कब तक ऐसे ही जारी रहेगा? क्या आपके पास कोई रोड मैप है? बातचीत के जरिए कितने दिन तक ये लोग यहीं रहेंगे? आगे क्या आपको लग रहा है, क्या होगा? मैं किसान दल की प्रतिनिधि नहीं हूं, मैं मात्र भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता प्रतिनिधि के नाते आपसे कह सकती हूं सुधीर जी, भारत सरकार से जब जब किसी किसान संगठन, किसान ने वार्ता करने की इच्छा जाहिर की, भारत सरकार के कृषि मंत्री, वाणिज्य मंत्री और भारत सरकार के अधिकारियों ने स्वेच्छा से उनके साथ बैठकर दिन भर वार्ता की और आगे भी आश्वासन दिया है जब तक वो संवाद करना चाहेंगे हम संवाद के लिए तैयार हैं। लेकिन बिल में आज मैं विशेष रूप से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहती हूँ, वो खास मुद्दे क्या हैं जिसका विरोध किसी के समझ में नहीं आता। पहला प्रावधान ये कि अगर किसान से कोई चीज़ खरीदी जाती है तो किसान को उसका भुगतान 72 घंटे में करना पड़ेगा। क्यों किसी को इस देश में उससे आपत्ति होनी चाहिए? क्यों विपक्षी दल चाहते हैं कि किसान दर बदर की ठोकरें खाता रहे, उसका भुगतान ना हो? बिल में दूसरा प्रावधान विशेषता ये भी है कि किसान अगर किसी से करार करता है तो ना तो उसकी ज़मीन बेची जा सकती है, ना गिरवी रखी जा सकती है, ना जबरन हड़पी जा सकती है। क्यों विपक्षी दल नहीं चाहते कि किसान की ज़मीन का संरक्षण कानूनी ढांचे के अंतर्गत हो? और सुधीर जी, आप भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश तो छोड़िए, महाराष्ट्र जहां पर कांग्रेस और विपक्षी दलों की सरकार है, वहां पर एक ज़िले में, धुले नाम का ज़िले है, उसमें एक किसान दर बदर की ठोकरें खा रहा था। एक ही उदाहरण देती हूँ जो जनता ने मन की बात में भी सुना होगा। दर बदर की ठोकरें खाना वाला वो किसान, उसने मकई की अपनी फसल बेची थी, 3 लाख रुपया उसका बकाया था और जिससे उसका फसल खरीदा उसने पैसा नहीं दिया था। 4-5 महीने वो दर बदर की ठोकरें खाया किसान। जब ये बिल आया, ये पारित हुआ संसद में, तो वो अपने जिला प्रशासन के पास जाकर इस बिल के आधार पर उसने मजबूर किया उन लोगों को उसका पैसे का भुगतान किया जाए। ये किसान भाजपा शासित प्रदेश का किसान नहीं है, उस प्रदेश का किसान है जहां पर राहुल गांधी की पार्टी की सरकार चल रही है। सबसे बड़ा प्रमाण अगर न्याय का कोई है तो महाराष्ट्र का वो किसान है। आप चाहते हैं कि किसान को इस प्रकार का कानूनी संरक्षण ना मिले? ये संभव ही नहीं है। इसीलिए देश की जनता ने आज एक ऐलान किया है विपक्षी दलों को कि आज भारत जीता है, विपक्ष हारा है। अब एक सवाल मैं आपसे इसके अंतर्राष्ट्रीयकरण पर भी करना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि बाहर जो लोग बैठे हैं, जो समर्थन में अभी इंडियन हाई कमीशन के बाहर हम देख रहे थे, वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं, न्यूयॉर्क में हो रहे हैं, कनाडा में हो रहे हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री भी इसमें कूद गए हैं। क्या ये सारे लोग इतने इग्नोरेंट हैं या ये भी किसी एजेंडे के तहत चल रहे हैं?
मैं एक संवैधानिक पद पर हूं सुधीर जी, इसलिए अपनी मर्यादा में रहकर इतना ही कहूंगी। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय विषयों का और विशेषतः कोई अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अथवा संवैधानिक प्रतिनिधि की बात है, तो विदेश मंत्रालय के अधिकृत प्रवक्ता ने भारत सरकार का क्या विचार है वो सबके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है। मैं विशेष रूप से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे विपक्षी दल के नेता कई बार इस ताक में रहते हैं कि कोई तो अलगाव के स्वर उनके स्वर के साथ जुड़े। भारत को किसी भी तरह से, और मात्र भारतीय जनता पार्टी को नहीं, उनके निशाने पर हिंदुस्तान है। विपक्षी दल चाहते हैं कि भारत और भारत की प्रगति विपक्ष के सामने घुटने टेके, लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है, विपक्ष के मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होंगे। हमने स्मृति जी ये देखा कि जब भी ऐसा कोई प्रदर्शन होता है, जैसे CAA हुआ, रफाल को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया गया, मोदी जी हमेशा और ज़्यादा इससे मजबूत होकर निकलते हैं, उन्हें और ज़्यादा फायदा होता है। इस बार भी आप यही देख रही हैं, या इस बार आपको लगता है कि पहली बार कुछ हिट मिलेगा? मुझे ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी पर विश्वास जनता ने अपने वोट के माध्यम से साल 2014 और 19 में जब दिया, तो विशेषतः इस भावना के साथ भी दिया कि वस्तु स्थिति जैसी है वैसी ही चलती रहे। ये जनता की मंशा नहीं थी। जनता जानती थी इस देश को रिफॉर्म की कहाँ कहाँ ज़रूरत है, और जनता ने ये भी सुनिश्चित कर लिया था कि अगर विकास को करना है, अगर प्रगति को सुनिश्चित करना है, नव भारत का निर्माण करना है रिफॉर्म के माध्यम से, तो वो क्षमता मात्र नरेंद्र मोदी में है। ये विपक्ष जो जनता का विश्वास नहीं जीत पाया, इस विपक्ष पर और कुछ बोलने के बजाय मैं इतना ही कहूँगी कि विपक्ष ने आज तक नरेंद्र मोदी पर जितने पत्थर फेंके हैं, नरेंद्र मोदी ने उन सबको समेटकर अपने लिए, अपने देश के लिए सफलता की सीढ़ी बनाई है। जनता अपना आशीर्वाद सदैव उन पर बनाए रखे, आज आपके माध्यम से मैं यही प्रार्थना करती हूँ। जी स्मृति जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। तो स्मृति ईरानी सरकार का पक्ष रख रही थी और बता रही थी कि आज जो कुछ हुआ भारत बंद, उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, सरकार का पक्ष क्या है इस पूरे मामले पर। भारत बंद या विरोध प्रदर्शनों के जरिए ना तो पहली बार भारत में किसी कानून का विरोध हो रहा है और ना ही ये आखिरी बार है, क्योंकि अंग्रेजों से लड़ने के लिए आंदोलनों का जो तरीका महात्मा गांधी ने इजाद किया था, उसे भारत के आज़ाद होने के बाद भी अभी तक लोगों ने बदला नहीं है, सब वैसे के वैसा ही है। पिछले 3 दशकों की बात करें तो वर्ष 1991 में भारत में जब उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, तो कुछ राजनीतिक पार्टियां इसका भी विरोध करने लगीं, जब भारत ने अपने बाजारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खोल दिया था। आपको याद होगा उस समय भी इसका विरोध हुआ था, और आप जानते हैं कि उस फैसले से आज जब आप देखेंगे तो भारत को कितना फायदा हुआ। इसका मतलब विरोध गलत था। उस समय वामपंथी विचारधारा वाले देश के कम से कम 35 अर्थशास्त्रियों ने इसका विरोध किया था और कहा था कि आर्थिक उदारीकरण से अच्छा है कि भारत इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के सामने खुद को कंगाल घोषित कर दे। इसी तरह शेयर मार्केट के दलालों ने वर्ष 1994 में शेयर मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का विरोध किया था। इसी वर्ष भारत में प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस मिलने की शुरुआत हुई थी और इसका भी कई यूनियंस ने तब जबरदस्त विरोध किया था। लेकिन आज आप में से बहुत सारे लोगों के इन्हीं प्राइवेट बैंक्स में खाते होंगे। 90 के दशक में ही जब भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI की अनुमति दी गई, तब राजनीतिक पार्टियों ने तब भी इसका विरोध किया था। हैरानी की बात यह है कि एक समय में बीजेपी भी FDI के विरोध में थी, लेकिन तब लोग ये कहा करते थे कि अगर FDI रिटेल में आ गया तो भारत का जो छोटा दुकानदार है, छोटा जो व्यवसायी है, वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा, उसका क्या होगा। लेकिन आज आप देखते हैं सब कुछ ठीक है। GST के कानून बनने से पहले और बाद में भी कई राज्य सरकारें और यूनियन इसका विरोध करती रही। 90 के दशक में जब भारत में कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत हुई थी, तब भी बहुत सारी विपक्षी पार्टियां इसके पक्ष में नहीं थी। और आपको यह भी याद होगा कि VP सिंह जब रैलियां करते थे और रैलियों में वो लोगों से ये बताते थे कि बोफोर्स तोप का जो घोटाला हुआ है और जो पैसा जिस स्विस बैंक अकाउंट में गया है, वो एक चिट निकालते थे अपनी जेब से और कहते थे इस चिट में उस बैंक अकाउंट, उस खाता नंबर, सारे डिटेल्स मेरे पास इस चिट में लिखे हैं। आप एक बार मुझे प्रधानमंत्री बना दो और उसके बाद मैं सारा पैसा यहां ले आऊंगा, सारे दोषियों को पकड़ लूंगा। ये VP सिंह कहते थे अपने तमाम उस आंदोलन के दौरान, विरोध प्रदर्शन के दौरान। और बोफोर्स तोप की वजह से राजीव गांधी का राजनीतिक करियर तब समाप्त हो गया था। लेकिन जब VP सिंह की सरकार आई तो कुछ नहीं हुआ। बोफोर्स तोप घोटाले में
आज भी कुछ नहीं हुआ। आपको याद भी नहीं होगा कि क्या हुआ, लेकिन उस समय इसको लेकर बहुत आंदोलन हुआ था। रफाल लड़ाकू विमान खरीदे, उसका जबरदस्त विरोध हुआ। बालाकोट एयर स्ट्राइक की, उसका जबरदस्त विरोध हुआ, उसके सबूत मांगे। सर्जिकल स्ट्राइक की, उसका भी विरोध हुआ। अफजल गुरु को फांसी पर चढ़ा दिया, उसका भी विरोध हुआ। याकूब मेमन जैसे आतंकवादियों को फांसी दिए जाने का भी विरोध हुआ। सुप्रीम कोर्ट को आधी रात पे खुलवा लिया। हाल के दिनों में नए नागरिकता कानून का विरोध हुआ, एनआरसी का विरोध हुआ। विरोध प्रदर्शनों का यह सिलसिला अब नए कृषि कानूनों तक पहुंच गया है। और कुछ लोग, अब आपने देखा होगा, जब नए संसद भवन के निर्माण का काम शुरू होने वाला है तो अब उसका भी विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नया संसद भवन नहीं बनना चाहिए। बहुत संभव है कि अब अगला विरोध प्रदर्शन आपको कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर दिखाई दे और राजनीतिक पार्टियां हो सकता है आने वाले दिनों में कोरोना वैक्सीन को लेकर भी जबरदस्त राजनीति करें और इसके खिलाफ भी एक नया आंदोलन छेड़ दें। यानी हमारे देश में आप कुछ भी कर लीजिए, आप सड़क बनाइए, डैम बनाइए, बिजली का कोई प्रोजेक्ट लगाइए, हवाई जहाज खरीदिए, तोप खरीदिए, नया कानून बनाइए, राजनीति एक ही चीज पर है कि हम इसे रोकेंगे। हर चीज रोकने पर, हर चीज बंद करने पर टिकी हुई है, शुरू करने पर नहीं टिकी है। और यही सबसे बड़ी बात है। इन तमाम विरोध प्रदर्शनों से हासिल क्या होता है? 2011 में जन लोकपाल कानून को लेकर दिल्ली में कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, आपको याद होगा। आज तक वैसा जन लोकपाल कानून आ ही नहीं पाया जिसकी मांग की गई थी। आंदोलन करने वाले अन्ना हजारे वापस अपने गांव लौट गए। आपको याद भी नहीं होगा अब क्या कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्होंने भी कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि उसके बाद जन लोकपाल बिल का हुआ क्या। इस आंदोलन से आम आदमी पार्टी का भी जन्म हुआ और जो आंदोलन के दौरान वो आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस का विरोध कर रही थी, इस पूरी व्यवस्था का विरोध कर रही थी, आगे चलकर उसने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। बोफोर्स घोटाले का जमकर विरोध हुआ था, आज भी आप याद कर लीजिए। लेकिन इस घोटाले में राजीव गांधी की क्या भूमिका थी, इस बारे में आज भी देश को कुछ पता नहीं चला। भारत के लोगों को आंदोलन और विरोध प्रदर्शनों का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मिला है। संविधान का यही आर्टिकल लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी का मूलभूत अधिकार भी देता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि भारत एक सॉवरेन देश है, भारत को संप्रभुता की गारंटी देता है। उसका मतलब यह है कि भारत देश में भारत के कानून चलेंगे, चाहे आपको कोई भी विदेशी नेता अपने घर में बैठकर कितने भी बयान देता रहे, कितने भी ट्वीट करता रहे, बाहर दूसरे देशों में लोग कितने भी विरोध प्रदर्शन कर लें, यूएन में कितना भी मुद्दा उठ जाए और विदेशी सांसद कितने भी वक्तव्य दे दें, लेकिन भारत में कानून भारत का ही चलेगा। राजनीतिक पार्टियों के लिए यह आंदोलन इंस्टेंट क्रांति का एक दिखावा करने के लिए एक मंच बन जाते हैं, क्योंकि सबको इंस्टेंट क्रांति का शौक है और आंदोलनों के नाम पर विनाशकारी राजनीति होने लगती है, जबकि होना ठीक विपरीत चाहिए। विरोध करने का सकारात्मक तरीका अब हमारे देश के नेताओं को अपना लेना चाहिए, लेकिन यह एक लंबा संघर्ष है, इसमें परिश्रम ज्यादा लगता है और किसी भी पार्टी के पास ना तो इसके लिए धैर्य है, ना ही नियत है और ना ही विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो मेहनत करना चाहते हैं, वो सड़क पर उतरना नहीं चाहते। उन्हें बने बनाए आंदोलन चाहिए। एक आंदोलन अपने आप कहीं से बन के तैयार खड़ा हो जाए और वो उस गाड़ी में बैठ जाना चाहते हैं, सिर्फ उसकी सवारी करना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका के उदाहरण से भारत के नेता बहुत कुछ सीख सकते हैं। अमेरिका के 3 पूर्व राष्ट्रपतियों ने यह तय किया है कि वो सार्वजनिक रूप से कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाएंगे और इन पूर्व राष्ट्रपतियों के नाम है बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बिल क्लिंटन। बराक ओबामा और बिल क्लिंटन डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति थे, जबकि जॉर्ज डब्ल्यू बुश की विचारधारा रिपब्लिकन है, यानी ये एक दूसरे के विरोधी हैं राजनीतिक तौर पर। लेकिन अपने देश के लोगों को संदेश देने के लिए ये तीनों नेता एक मंच पर आकर वैक्सीन लगवाएंगे, ताकि अमेरिका के लोगों के मन से नई वैक्सीन के प्रति डर को खत्म किया जा सके। अब आप कल्पना कीजिए कि क्या भारत में कभी ऐसा हो सकता है कि तमाम पार्टियों के नेता, चाहे वो सरकार के लोग हों, सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, वो किसी एक मुद्दे पर एक मुद्दा चुन लें, उस पर वो एक साथ आ जाएं? क्या कभी यह संभव है कि भारत की सभी पार्टियां बालाकोट एयर स्ट्राइक पर, सर्जिकल स्ट्राइक पर, वो भी छोड़ दीजिए, चीन के मुद्दे पर, आतंकवादियों को फांसी देने के मुद्दे पर, कोरोना वायरस से कैसे लड़ाई लड़नी है उस मुद्दे पर, वैक्सीन कैसे लगेगी उस मुद्दे पर, कौन सा हथियार खरीदना है उस मुद्दे पर, देश की सुरक्षा के मुद्दे पर, एक मुद्दे पर भी क्या कभी एक साथ आ सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि मुश्किल घड़ी में सारी पार्टियां, सारे नेता एक साथ हैं?
अफसोस यह है कि भारत में अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है और आगे भी ऐसा होगा इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन ये विचार आज हम आपके मन में छोड़ जरूर रहे हैं। जो लोग आंदोलनों के पक्ष में हैं उनके मन में सवाल जरूर आता होगा कि अगर मांगे मनवाने के लिए प्रदर्शन ना किए जाएं, विरोध ना किया जाए, सड़कें जैम ना की जाएं, तो फिर क्या किया जाए? बंद ना किया जाए तो क्या किया जाए? नारेबाजी ना की जाए, हाय हाय ना किया जाए, भारत बंद ना किया जाए तो क्या करें? आज हम आपको इसका भी जवाब देंगे, उस पर भी हम सोच कर आए हैं। इसके लिए पहले आपको बेल्जियम से आई कुछ तस्वीरें देखनी चाहिए। बेल्जियम के किसान भी वहां नई कृषि नीति का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने सड़कों को जाम नहीं किया, बल्कि अपनी बात कहने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। उदाहरण के लिए इन किसानों ने यूरोपियन काउंसिल के मुख्यालय के बाहर अपने जूते रख दिए और कृषि के औजारों के साथ जापान की एक मार्शल आर्ट फॉर्म काता का प्रदर्शन किया। ये किसान पिछले 2 वर्षों से, आज से नहीं 2 वर्षों से अपनी मांगे मनवाने की कोशिश कर रहे हैं और इनका भी अपनी सरकारों के साथ वैसा ही संघर्ष चल रहा है जैसा भारत के किसानों का है। लेकिन इनके तरीकों में और अपने देश में आंदोलन के तरीकों में कितना फर्क है आपने देख लिया। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि यूरोप के किसान तो बड़े समृद्ध हैं और वहां की सरकारें अपने किसानों की बातें सुन लेती हैं, तो ऐसे लोगों को हम विरोध के कुछ और नए तरीकों के बारे में भी बताना चाहेंगे आज। अब एक और उदाहरण देखिए। वर्ष 2018 में पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर मी टू मूवमेंट शुरू हुआ था। आपने मी टू का नाम सुना होगा। यह काम के दौरान होने वाली यौन हिंसा के विरोध में चलाया गया एक कैंपेन था, एक अभियान था, पूरी दुनिया में चला था। लेकिन इसके लिए कहीं पर भी सड़कों को जैम नहीं किया गया, टायर नहीं जलाए गए, नारेबाजी नहीं की गई, बंद नहीं किए गए और यह आंदोलन मुख्य रूप से सोशल मीडिया तक सीमित रहा। लेकिन इसका असर जबरदस्त था, इसे जबरदस्त सफलता मिली। भारत में कई बड़े बड़े लोग इस अभियान का हिस्सा बने, आम महिलाएं इसका हिस्सा बनी और इसका असर ऐसा था कि आप सोचिए, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री तक को इन आरोपों के बाद अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। बड़े बड़े लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को काम मिलना बंद हो गया, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को फिल्में मिलनी बंद हो गई। कई बड़ी प्रोडक्शन कंपनियों ने ऐलान कर दिया कि वो मी टू के आरोपी किसी स्टार के साथ काम नहीं करेंगी। लोगों में जबरदस्त जागरूकता आ गई। आज आप किसी भी दफ्तर में चले जाइए, लोगों में एक जागरूकता है। कई लोगों का सामाजिक बहिष्कार हुआ इसके बाद। इसमें कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ था। इस कैंपेन में कोई नेता धरने पर नहीं बैठा था, चाहे वो विपक्ष का हो या सरकार का हो। लेकिन फिर भी इस आंदोलन ने पूरी दुनिया में, एक देश में नहीं, पूरी दुनिया में अपना जबरदस्त असर दिखाया था। इसी तरह बेंगलुरु में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने टूटी सड़कों का विरोध बड़े दिलचस्प अंदाज में किया था। इसने सड़क पर मौजूद गड्ढों में मगरमच्छ की कलाकृति बनाई। इससे बेंगलुरु प्रशासन का ध्यान इस समस्या की तरफ गया और अगले दिन से ही पूरे शहर की सड़कों की मरम्मत शुरू हो गई। आप इसे आंदोलन का वर्जन 2.0 कह सकते हैं, जो सड़कों पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर होता है, आपके फोन के, स्मार्टफोन के स्क्रीन पर होता है, आपके टीवी के स्क्रीन पर होता है, आपके घर में जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं वहां पर होता है। लेकिन हमारे देश के राजनेताओं को शायद इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि हमारे देश में अगर कोई नेता सड़कों पर उतरने के लिए 100 लोगों की भीड़ भी जमा कर लेता है तो लोग उसे बड़ा नेता कहने लगते हैं। हमारे देश के नेता 2 चीजों से बड़े आकर्षित होते हैं। एक तो उन्हें भीड़ लंबी चौड़ी चाहिए, नारेबाजी चाहिए, अपने लिए जिंदाबाद का नारा चाहिए, विरोधी के लिए मुर्दाबाद का नारा चाहिए। हमारे नेताओं को यह बड़ा आकर्षित करता है और एक बड़ा नेता बनने के लिए भीड़ को बहुत जरूरी माना जाता है। दूसरी बड़ी बात हमारे नेताओं को जो आकर्षित करती है वो है विरोध प्रदर्शन, आंदोलन। कौन सी पार्टी कितनी बसों को फूंक सकती है, कौन सी पार्टी कितने बाजारों को बंद करा सकती है, कितने दफ्तरों को बंद करा सकती है, कितने शहरों को जला सकती है, इससे पता चलता है उस पार्टी की पकड़ कितनी है। 73 वर्षों के दौरान करीब 54 वर्षों तक कांग्रेस या कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली सरकारों ने भारत पर राज किया। जाहिर है ज्यादातर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन भी कांग्रेस के खिलाफ ही हुए, लेकिन क्या कांग्रेस कभी पूरी तरह खत्म हो पाई? आज भी भारत के करीब 18 से 20% लोगों को कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 51 सीटें मिल गई थी। 2012 तक सत्ता में कांग्रेस थी, लेकिन कोई भी आंदोलन कांग्रेस का नामो निशान पूरी तरह से मिटा नहीं पाया। यहां तक कि इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के विरोध में जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस के खिलाफ बड़े आंदोलन किए।
कांग्रेस के हाथ से कुछ वर्ष के लिए सत्ता भी निकल गई, लेकिन 1980 में फिर कांग्रेस वापस आ गई और फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई और फिर उसके बाद उनकी एक पीढ़ी, फिर अगली पीढ़ी, फिर अगली पीढ़ी, वो लगातार राज करते जा रहे हैं। इसका मतलब समझिए, हम ये नहीं कह रहे कि उस समय कांग्रेस के खिलाफ चलाए गए आंदोलनों का असर नहीं हुआ, लेकिन आपको यह सोचना होगा कि अगर आंदोलनों का असर स्थायी होता तो शायद इंदिरा गांधी के बाद भी उनकी ही संतानें इतने सालों तक हमारे देश में सत्ता में ना बनी रहती। अब आपको कोरोना वायरस पर ब्रिटेन से आया एक शुभ समाचार हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यह देखिए कि 40 वर्ष पहले ब्रिटेन की सरकार अपने देश में चल रहे आंदोलनों से कैसे निपटी थी। 1980 के दशक में जब ब्रिटेन बड़े आर्थिक और श्रमिक सुधारों के दौर से गुजर रहा था, तब वहां भी इन सुधारों के खिलाफ ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन तब वहां की तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने इन विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ बहुत सख्त रुख अपनाया था। उन्होंने कहा था कि अगर ब्रिटेन को तरक्की के रास्ते पर जाना है तो वो इन सुधारों से पीछे नहीं हट सकती, और तब ब्रिटेन की लगभग सभी ट्रेड यूनियंस मार्गरेट थैचर के खिलाफ हो गई थी, लेकिन वो इस दबाव में नहीं आई और माना जाता है कि उनके इसी कड़े रुख ने ब्रिटेन की डूबती अर्थव्यवस्था को बचा लिया था और ब्रिटेन ने अपना पुराना वर्चस्व फिर से हासिल किया। आप कह सकते हैं कि भारत भी सुधारों के दौर से गुजर रहा है और भारत यहां से किस दिशा में जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत की सरकार इन दबावों के सामने शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए, शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स के लिए झुक जाती है या फिर देश की बेहतरी के लिए, लॉन्ग टर्म गेन के लिए आगे चलती रहती है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे रिफॉर्म्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे बदलाव ऐसे होते हैं जो शुरुआत में लोगों को समझ में नहीं आते, वो उसका विरोध करते हैं। जो देश की अपनी राजनीति होती है उसके भी ये दबाव होते हैं कि सारे दल उसका विरोध करें, लेकिन जो देश के लिए अच्छा है और जो देश के किसानों के लिए अच्छा है वही होना चाहिए। अब हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी शुभ खबर, खुशखबरी देने का समय हमारे पास है। अभी ब्रिटेन में कोरोना की वैक्सीन देने का अभियान अब शुरू हो गया है, यानी कोरोना के अंत का शुभारंभ हो गया है। आज 90 वर्ष की मार्गरेट कीनन को दुनिया की पहली फाइजर कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। अगले हफ्ते मार्गरेट का जन्मदिन है और तब वो 91 वर्ष की हो जाएंगी। अपने जन्मदिन से पहले ही उन्हें कोरोना वैक्सीन एक बर्थडे गिफ्ट की तरह मिली है। ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन की ये डोज मुफ्त में दी जा रही हैं और अमेरिका की फार्मा कंपनी फाइजर और बायोएनटेक ने मिलकर यह वैक्सीन बनाई है। पश्चिमी देशों में ब्रिटेन पहला ऐसा देश है जिसने अपने नागरिकों के लिए कोरोना वैक्सीन के सीमित इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है और इसे विज्ञान की भाषा में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कहा जाता है, यानी ये इस वैक्सीन का इमरजेंसी यूज है। भारतीय मूल के हरि शुक्ला भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें पहले चरण में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। हरि शुक्ला की उम्र इस समय 87 वर्ष है। स्वास्थ्य विभाग ने फोन करके इन्हें वैक्सीन लगाने की जानकारी दी है और हरि शुक्ला अब राहत महसूस कर रहे हैं। तो ब्रिटेन के लोग बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो उन तक पहुंच गई है और हम ये उम्मीद करते हैं कि आज तो ये खबर हम आपको ब्रिटेन से दिखा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं, हम चाहते हैं कि बहुत जल्द ऐसी ही खबर, ऐसी ही तस्वीरें, ऐसे ही लोग हम आपको भारत में भी दिखा सकें जिन्हें कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। यानी ये वैक्सीन बहुत जल्द कुछ हफ्तों में भारत में भी आ चुकी होगी और वो हमारे लिए भी बड़े खुशी का दिन होगा जब हम ये रिपोर्टिंग भारत से करेंगे। ब्रिटेन में 80 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को सबसे पहले ये वैक्सीन दी जा रही है। ब्रिटेन की आबादी 6 करोड़ के आसपास है, बहुत कम है, हमारे मुकाबले तो बहुत कम है। हम हैं 135 करोड़ और ब्रिटेन है सिर्फ 6 करोड़, यानी हमारे दिल्ली और मुंबई के बराबर। और वहां के हर नागरिक को इस वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी, वो भी बिना कोई पैसा लिए। लेकिन जब ये वैक्सीन भारत में आएगी तब सारे लोगों तक इसे पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का दावा है कि वैक्सीन हर 100 लोगों में से 95 लोगों को कोरोना संक्रमण से बचा सकती है, यानी 95% तक इफेक्टिव है। हालांकि इस वैक्सीन को स्टोर करके रखना बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि यह वैक्सीन -70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ही स्टोर की जा सकती है और इसके लिए खास रेफ्रिजरेटर्स की जरूरत होती है। ब्रिटेन में वैक्सीन देने वाली कंपनी ने भारत में भी इमरजेंसी यूज के लिए आवेदन किया है, पर यहां इस वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना
और दूर दराज के इलाकों तक ले जाना एक बड़ी समस्या होगी। लेकिन हो सकता है कि भारत के जो बड़े शहर हैं, जो मेट्रो शहर हैं, वहां इस वैक्सीन का प्रयोग शायद हो। कोरोना वैक्सीन आने से तो लोग बहुत खुश हैं, चाहे दुनिया के किसी भी देश के हों, पर इंडोनेशिया में इस वैक्सीन के धार्मिक शुद्धिकरण की चर्चा अब चल रही है। इंडोनेशिया ने हलाल सर्टिफिकेट के बाद ही कोरोना वैक्सीन को इस्तेमाल करने की बात कही है। इस्लाम में हलाल और वर्जित श्रेणी की 2 कैटेगरीज होती हैं। हलाल का सर्टिफिकेट उन चीज़ों को मिलता है जिनके इस्तेमाल की इजाज़त इस्लामिक कानून देता है, और वर्जित श्रेणी में वो चीज़ें होती हैं जिन्हें इस्तेमाल करने की इजाज़त इस्लाम नहीं देता। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। वहाँ 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं और वहाँ खाने पीने के सामान, कॉस्मेटिक्स और यहाँ तक कि दवाइयों का भी हलाल सर्टिफाइड होना अनिवार्य है। इंडोनेशिया में ज़्यादातर दवाइयाँ दूसरे देशों से आयात की जाती हैं। पिछले महीने वहाँ पर चीन से कोरोना वैक्सीन की 12 लाख डोज आयात की गई। अब वहाँ की सरकार को कोरोना वैक्सीन के खिलाफ फतवा जारी होने की आशंका है। इससे पहले वर्ष 2018 में एक और वैक्सीन के हलाल सर्टिफाइड नहीं होने पर वहाँ फतवा जारी कर दिया गया था। हालांकि अभी तक कोरोना वैक्सीन बनाने वाली किसी भी कंपनी ने हलाल सर्टिफाइड वैक्सीन तैयार करने का दावा नहीं किया है, लेकिन यह बड़ी ही दिलचस्प खबर है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.